वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था क्या कि हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे ओम्स लॉ क्या था, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टिविटी क्या थी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि आज का सेशन मेरा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का होगा और ये सीरीज पैरेलल वाला हम अभी जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड होगा और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल से होगा, थोड़ा सा ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल से होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे इस सेशन में, राइट बेटा। तो चलो और चलते हैं टॉपिक पर। हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट था आज सीखने वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपसे बात करूं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ा था कि चूंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ऐसा आपने पढ़ा था। फॉर रेजिस्टेंस समझिएगा, वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था RA बाई L, और हमने आपसे ये कहा था मेरा बच्चा कि इसमें जो रो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। दिस वन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक, ये हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको समराइज हो जाए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया था। ठीक है, हमें ये बेहतर पता है कि अगर मैं कहूँ यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, तो आप कहोगे सर सिंपल, R की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इसका मीटर स्क्वायर एरिया है और ये मीटर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ये याद रखना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे हम वायर को काटे छाटे, खींचे ताने, कुछ भी करें मेरे बच्चे, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात दिल दिमाग में हमेशा रखे रहना। रेजिस्टिविटी पर तब तक इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक कि टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं। तो हाँ, टेम्परेचर चेंज में रेजिस्टिविटी पे थोड़ा बहुत फर्क आता है मेरे बच्चे। खैर, तो इतना हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सेशन आज का है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो ये तो आपको पिछला वाले टॉपिक पे थोड़ा सा रिव्यू मारा। ठीक है, रब करते इसे। देखिए, मैं न्यूमेरिकल आप पढ़ता रहूँगा और आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन को डिस्कस करूँगा। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसी न्यूमेरिकल को देखते रहिएगा। वन बाय वन मैं सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी गिवन वैल्यू में हम सीधा कहेंगे क्या, सबसे पहले ये ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू में लेंथ दिया, कितना दिया है, 1 मीटर। ओके फाइन। कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। ठीक है, दे रहा है और कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर, रेजिस्टिविटी फॉर नाइक्रोम क्या बोल रहा है, 100 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये वैल्यू आपको गिवन है, और कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस। अच्छा, R पता करना है। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक था, ये तो बड़ा सिंपल था। हाँ बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चा, क्योंकि सिंपली एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हाँ बिल्कुल है, रो की वैल्यू क्या थी, 100 इंटू 10⁻⁶। लेंथ कितना है मेरा बच्चा, 1 मीटर। एरिया कितनी है, 2 mm स्क्वायर। वर्ड सुनना, 1 मिलीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो 10 कितना हो जाएगा, -6। सिंपल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 50 ओम। कितना आ गया, 50 ओम। कहोगे सर इसमें क्या रखा था, ये तो बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ रखा भी नहीं है। खैर, सिंपल तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया, ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया। इजी है मेरा बेटा, बहुत इजी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको रफ कर दूँ, नोट कर लेना फटाफट।
रब कर रहा हूँ मेरा बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा होगा, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग काम करते चलते हैं। अगला स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्वेश्चन गिवन है, यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। वर्ड सुनना, यू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यानी फिर से वही बात आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड यू कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आप इसे कितने पार्ट्स में कट करते हो? 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो। तो अगर मैं कह दूं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना हो गया? 4। समझना ध्यान से। फिर कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, कह रहा है हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस दिया था उसको, जैसे सपोज करो मैंने ये कहा बेटे बच्चे, अब सिंपल सा देखना, बहुत इजी है। सपोज करो ये वायर था, हाँ ये वायर, ठीक है बेटा, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सी बेटा, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सोचो अब है क्या, कैसे इसे किस मेथड से सॉल्व करते। सपोज करना जब ये पूरा एक पार्ट था तब इसका रेजिस्टेंस था कितना? 5 ओम। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। यानी अगर यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूँ तो जब चारों पार्ट कंबाइंड थे तो 4 पार्ट्स हैविंग रेजिस्टेंस कितना था? तो आपने कहा सर 5 ओम। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो यूनिटरी मेथड से तो सिंपल सा फंडा होता है, इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 × 1 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा एक पार्ट का? तो 1.25 ओम, राइट बेटा। देखो सिंपल सा, कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे अरे सर इतना तुच्छो क्वेश्चन आप करा रहे हो, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा अभी देखते तो चलो, 1 बाई 1 स्टेप बढ़ाता हूँ आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके फाइन, हो गया। अरे रफ करूँ, इसमें कुछ नहीं रखा सर मेरा बच्चा। अब काम के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आता है क्या, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाई पुलिंग इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन बोला कि एक वायर है जिसको पुल करके, वर्ड सुनना, एक वायर है जिसको पुल करके उसकी लेंथ डबल कर दी जा रही है। इसका मतलब सपोज करो मेरा बच्चा ये लेंथ है L। अब इसको मैंने खींचा, एकदम खूब खींच दिया, अब इसकी लेंथ हो गई कितनी? 2L। पहले L था, अब कितना हो गया? 2L। वर्ड सुनना। तो मैं इसमें पूछा गया कि नए वाले का रेजिस्टेंस कितना था। मान लिया पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना था? R। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, मैंने मान लिया R'। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं कहूँ फॉर फर्स्ट केस, इस केस की बात करूँ तो जब रेजिस्टेंस R था, लेट्स सी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी थी? तो आपने कहा सर कुछ भी मान लो, A मान लो, तो R² कितना हो जाएगा? ρL/A। सिंपल, वर्ड सुनना, सिंपल। आपको पता है कि अगर मैं कहूँ फॉर सेकंड केस, निगाहें बोर्ड पर रखे रहना। मान लिया जैसे इसका रेजिस्टेंस R' हो जाएगा तो लेंथ L' मैंने मान लिया, वही L' जो डबल करके 2L बोल रहा है, बिल्कुल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया A' हो जाए। तुझे पता है बेटा कि जैसे ये वायर है, अभी ये इतना मोटा है, अगर मैं इसे खींच के लंबा करूंगा तो क्या इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस इतना ही रहेगी? नहीं। आप कहोगे अरे सर पतली हो जाएगी। हाँ बिल्कुल पतली होगी, मोटी थोड़ी हो जाएगी। अरे बेटा अगर इसी को हम खींचें, इसी को हम स्ट्रेच करें, तो आप बताओ अभी इसकी लेंथ तो इतनी लेंथ L है, खींचने पर लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो मोटाई है इसकी, ये खींचते समय पतली होगी कि मोटी होगी? तो आपने कहा सर ये थिक ना होके थिन होगी, और थिन होगी तो जो एरिया होगी वो एरिया क्या होती है?
क्या होगी। अब ये कैसे पता करें, तो हम आपसे तो सिंपली कह दें कि अगर लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया तो हाफ हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, देखना ध्यान से। सेकंड केस में हम आर डैश की वैल्यू क्या ले सकते हैं, रो एल डैश बाई ए डैश। आप कहोगे सर आपने रो डैश नहीं लिखा, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर वायर वही है, उसे चाहे खींचो, चाहे स्ट्रेस करो, चाहे पुल करो, चाहे फोल्ड करो, चाहे कट करो, अगर वायर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मेरे बच्चे बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। आई एम सेइंग हियर कि इफ वायर इज नॉट चेंज देन रेजिस्टिविटी विल नेवर बी चेंज्ड। याद रहे, जब तक वायर नहीं बदल रहे हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके फाइन। तो आपको पता है, इसीलिए मैंने रो को रो ही लिखा, कुछ और नहीं बदला, बल्कि एल एल डैश हो गया, ए डैश हो गया। अब आपको पता है, इसे मान लो इक्वेशन 1 प्रथम, इसे द्वितीय, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट सीखो। हमें पता है चाहे ये रहे चाहे ये हो जाए, क्या इसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस होगा? नहीं। आप कहोगे आई वी इज इक्वल टू एफ वी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहोगे सर एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो ए डैश इंटू एल डैश। सी मेरा बेटा, ए एल, ध्यान से सीखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे लिख लेना, L अपॉन एल डैश इज इक्वल टू, इसको इधर लाए हो ना तो ये उधर चल जाएगा, ए डैश बाई ए। अगर मैं चाहूँ तो यही तुझे सॉल्व करा सकता हूँ बेटा, और आसानी से तुझे वैल्यू भी बता सकता हूँ कि कौन कितना होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये सब जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये हमेशा काम आएंगी, कभी गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? आर बाई आर डैश, तो क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए अपॉन रो एल डैश बाई ए डैश। सी बेटा क्या हो जाएगा? आर बाई आर डैश, हमसे आर डैश पूछ रहा है, हम निकाल लेंगे, अभी परेशान मत होना, ठीक है। इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रिवर्स, ये क्या हो जाएगा? ए डैश बाई रो एल डैश। रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब दिमाग लगा बेटा, थोड़ा सा बता, एल अपॉन एल डैश इंटू क्या था? ए डैश अपॉन ए। अरे बोल भैया, हाँ बिल्कुल था। ए डैश अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है? एल अपॉन एल डैश। अरे बोलो, आर अपॉन आर डैश, एल अपॉन एल डैश इंटू एल अपॉन एल डैश। सी बेटा बहुत सिंपल, एल एल ही रहने दो, ये एल ही दो। एल डैश कितना है? 2l। ये भी कितना है? 2l। एल से एल गया, एल से एल गया, कितना है? 4। आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1/4। मेरा बच्चा आर डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या? 4r। आया कि नहीं आया रेजिस्टेंस? अच्छा, मैं चाहता ना तो तुझे बेटा यही डायरेक्ट सिखा सकता था। कैसे चाहता? तो यही एल डैश की जगह 2l लिखता और मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि अगर एरिया लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया हाफ हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम्स वो बढ़ता है उतनी टाइम्स एरिया घट जाती है। मैं चाहता तो यही लिख सकता था, लेकिन नहीं, हमने कहा पूरा कॉन्सेप्ट सीखो। ये जब कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगे, कभी भी गलत नहीं हो सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी पे आता है। सपोज कर लो आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, मतलब जब आपने निकाल लिया तो आपको ये मिल गया कि नया रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया पहले वाले रेजिस्टेंस का। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। तो मैं इसी में एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन का तरीका था। दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ, मतलब ये एक तो ये हो गया, दूसरा और किस तरह का इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको नोट करो फटाफट। 11th वाले बच्चों को आता है, 12th वाले बच्चों को आता है ये क्वेश्चन। 12th वाले बच्चों को भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बोर्ड एग्जाम में, 1-1, 2-2 नंबर के। इवन नीट में भी, मेडिकल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभार। पहले पूछा जाता था, अब तो लेवल थोड़ा सा उठ गया है, इस वजह से इस लेवल के क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके का। रब कर दो बेटा। 10th वाले बच्चे होशियारी से करना, 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो वो भी दिमाग लगाना, क्योंकि है बहुत आसान। रब कर दूँ क्या? ओके फाइन।
देखना क्वेश्चन ये था, मतलब अगर सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे इसी में पुट अप करूँ तो क्वेश्चन ये मैं पुट कर सकता हूँ, फाइंड परसेंटेज चेंज इन न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा नए रेजिस्टेंस में। तो देखो बेटा, ये तो आसान है सीखना, ये तो निकाल सकते हो, लेकिन जब बात आती है परसेंटेज चेंज की, तो अब बात आती है कि परसेंटेज इंक्रीज करेगा या परसेंटेज डिक्रीज करेगा। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके दिमाग में इतना हिट हो जाए कि लेंथ अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ परसेंटेज चेंज जो होगा वो डिक्रीज ना होके इंक्रीज होगा। इतनी बात तो क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, तो मैंने आपसे ये कहा कि परसेंटेज इंक्रीज ही होगा, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ गया। और वैसे भी मैंने निकाला तो नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना मिल रहा है, तो परसेंटेज तो बढ़ ही रहा है। लेकिन वैसे ही तू समझ जा बच्चे कि जब मेरा बेटा कि जैसे लेंथ बढ़ रहा होगा तो बच्चे मेरे लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो परसेंटेज इंक्रीज ही होता है। बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, इसलिए पॉइंट नोट करना, यही सब कॉन्सेप्ट होता है बेटे सीखने का। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ये कहता है फाइनल रेजिस्टेंस FR माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस IR अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। ये हुआ, और चूंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। याद रहे, फिर से बोल दे रहा हूँ, FR का मतलब क्या हुआ? FR का मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस। IR का मतलब क्या हो रहा है? इनिशियल रेजिस्टेंस। ये छोटा सा मतलब शॉर्टकट तरीका होता है इन्हें, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो खैर आओ, FR फाइनल रेजिस्टेंस कितना आया था? तो आपने कहा सर 4R। इनिशियल कितना था? R, इनिशियल R इंटू 100। R कॉमन ले लो तो 4 माइनस 1/R इंटू 100। R से R कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 300। मतलब समझ में आया कि नया वाला रेजिस्टेंस जो आया वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से कितना गुना बढ़ गया? 300 गुना, 300%, सॉरी 300 गुना नहीं, 4 गुना तो यहाँ बढ़ा है, 300 गुना थोड़ी बढ़ जाएगा। मतलब परसेंटेज चेंज अगर मैंने निकाला तो परसेंटेज कितना परसेंटेज चेंज हो जा रहा है? 300%। आप कहोगे हो 100% से ज़्यादा तो हम पढ़े ही नहीं थे, 300% कहाँ से आ गया? नहीं, यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? सिंपल सा फंडा है, सिंपल ही इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है, इसको भी याद रख लेना। हो गया क्या? नोट करो फटाफट। तो इसी पर एक तरीके का क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फटाफट कर लो बेटा। अच्छा, एक चीज़ मैं तुझे बता दूँ हमेशा, ये दिमाग में रख लेना, इसका जैसे खास तौर से जो मेडिकल वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, खास तौर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नीट वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। अगर यही, और सारे आप भी बच्चे जो ओलंपियाड अगर देते हैं तो साइंस ओलंपियाड वगैरह में अगर ऐसा आ जाए तो इतना लंबा सॉल्व करेंगे तब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ समय तो कीमती होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूँ तुझे, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखना, बताऊं, इसे नोट कर लिया? अच्छा, मैं शॉर्टकट तरीका जो तुझे सिखाता हूं इसका एक, कि चुटकी बजाओ आंसर पाओ, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। हाँ, क्या चुटकी बजाओ आंसर पाओ? एक तरीका होगा, न्यू रेजिस्टेंस हमेशा डबल हो, ट्रिपल हो, 1/4 हो जाए, कुछ भी हो जाए ससुरा, न्यू रेजिस्टेंस हमेशा होगा R' = N²R। ये याद रखे रहना, नया रेजिस्टेंस हमेशा N²R का मतलब क्या हुआ? ये टू N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस।
अब तुम कहोगे सर ये कैसा है नंबर ऑफ चेंज। नंबर ऑफ चेंज का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम उससे बोल रहे हैं कि स्ट्रेच करके पुल करके ट्वाइस कर दे रहे हैं, थ्राइस कर दे रहे हैं ना, 1/4 हो जा रहा है, फोल्ड करके हाफ हो जा रहा है, तो वो जो नंबर ऑफ चेंज हम आपको बार बार बोल रहे हैं वो वही है। तो हम लोग नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने बोला ये 2 टाइम्स हो जा रहा है लेंथ, ये 2 टाइम्स हुआ तो n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, सीधा r इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4r, नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 4r। मतलब सोचो कि जो हमने इतना बड़ा सोल्यूशन किया उसका कितना शॉर्टकट तरीका, कितना शॉर्टकट तरीका। ठीक है, फटाफट नोट कर ले बेटा, ये नोट कर ले। इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये n क्या है, n टाइम्स ऑफ प्रीवियस लेंथ। इसे ऐसे भी याद कर लेंगे, ये शॉर्टकट तरीका होता है, बड़े काम की चीज़ है मेरा बच्चा, फटाफट नोट कर लो इसे। ठीक है, ओके फाइन। आओ कुछ और इलस्ट्रेशन इस पर कराते हैं। ये हो गया क्या, चलो अच्छा सपोज करो मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, ठीक है, कि एक वायर है उसे फोल्ड किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, चलो हम आपको बता भी दे रहे हैं। सपोज करो कि एक वायर को फोल्ड करके मतलब मैं कह दूं कि उसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ से 1/4 टाइम्स कर दिया जाए, यानी पहले लेंथ L था, ओरिजिनल लेंथ ये इसकी कितनी थी L, अब इसे फोल्ड करके इतना छोटा कर दिया गया कि इसकी अब नई लेंथ कितनी हो गई 1/4L, मतलब L डैश की वैल्यू कितनी हो गई 1/4L। तो मैं आपसे कहूं कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो, अब देखो वर्ड सुनना, मैंने कहा कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। वर्ड सुनना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, सिर्फ लेंथ को फोल्ड करके इस तरीके किया, नया लेंथ कितना हो गया 1/4। तो कुछ लोग तो शॉर्टकट बता दिए कि सर ऐसे आ जाएगा, हर जगह शॉर्टकट मत लगाना, नहीं तो टीचर नंबर 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन रहे तो आपको शॉर्ट में आधा नंबर दे देगा, ऐसा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसे मैंने यही चीज़ कहा कि ये इतना हो गया, सपोज करो इसकी लेंथ L थी, अभी उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसकी लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी मान लो A था, रेजिस्टेंस कितना था R, तो R इस टू क्या हो गया रो L बाई ये तो फिक्स है, ये एकदम दिमाग लेना, ये इनिशियल के मतलब फर्स्ट केस था, इन केस फर्स्ट। ठीक बेटा, ये पहला केस था। सेकंड केस में आ जाओ, जब ये लेंथ 1/4 हो गई फोल्ड करके। अच्छा, अभी शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/16, क्योंकि n का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1/4 का है, तो क्या ये हकीकत में आ रहा है? अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जिससे हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सही आ भी रहा है कि गलत आ रहा है। अरे सर आप गलत तो बता सकते हो, गलत क्यों बताएंगे हम आपको। इन सेकेंड केस मेरा बच्चा सुन बेटा, सेकंड केस की बात अगर हम कहें तो R डैश कितना हो जाएगा, रो नहीं बदलेगा क्योंकि वायर वही है, लेंथ कितना हो जाएगा मैंने मान लिया L डैश, A कितना हो जाएगा A डैश, राइट मेरा बच्चा, ओके। फोल्ड किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड केस C मेरे बेटे, तुझे बेहतर पता है कि फिर से वही बात आ गई कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम मतलब A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश। तरीका वही, फिर से कुछ नया मैं नहीं कर रहा, A बाई A डैश इज इक्वल टू एल डैश बाई एल, ये इधर ये इधर, ठीक। अब सुनना मेरा बच्चा, ये आप निकालोगे रेशियो, आपने कहा सर वैसे जैसे भी आपने पहले किया था, कुछ नया नहीं है, एकदम वही हूबहू सिखा रहा हूँ। देख लो, अगर आधा देखो तो आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो वही हो रहा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, मैंने कुछ नया नहीं बताया। देखना बस मेरा बच्चा, थोड़ा सा पलट दे रहा हूँ, R डैश बाई R कर दिया, सेकंड बाई फर्स्ट किया, इक्वेशन सेकंड बाई 1। कहोगे सर क्या वैसे कर देते तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा आंसर भाई। R डैश बाई R, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कितना हो जाएगा
रो एल डैश बाई ए डैश इंटू, ये नीचे आएगा तो रिवर्स हो जाएगा ए अपॉन कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड विद रो एल, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, एल डैश बाई एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है, एल डैश बाई एल। सुन मेरा बच्चा, इसकी जगह लिख दिया एल डैश बाई एल, एल डैश 1/4L, ये भी 1/4L अपॉन L इंटू एल, ये कैंसिल हुआ मेरा बच्चा। देख आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का इंटू 1 में 1, 4 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, ये इसकी वैल्यू आई है ना, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/16 आर। अब तो कॉन्फिडेंट हुए ना कि देखो आया है ना, एन की वैल्यू कितनी थी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप वही शॉर्टकट तरीका, लेकिन ये स्कूल एग्जाम में हो, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है, तो आप लोग इसको यही प्रोसीजर आप अपनाओगे, क्योंकि इसी स्टेप पर आपको मार्क्स मिलते हैं मेरे बच्चे। शॉर्टकट तो सिर्फ आपको, जैसे मैंने कहा ना, ओलंपियाड में बैठे हो, किसी कॉम्पिटिशन बेस पर बैठे हो, तो वहाँ शॉर्टकट में फटाफट अपन ने कर लिया, राइट। ओके बेटा आ जाओ। अब बात आई, ये तो मुझे नया रेजिस्टेंस मिल गया, समझ में आना ना प्रॉपर, कोई दिक्कत होगा बेटा तो बेझिझक बोलना मेरे बच्चे। आ जाओ। तो परसेंटेज चेंज, अच्छा तो सोच लेंथ बेटा कम हो रहा है, पहले एल था 1/4L हो गया, लेंथ कम हुआ। तेरे दिमाग में मेरे बच्चे ये बैठ जाना चाहिए कि लेंथ कम हो रहा है मेरा बेटा, तो लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी परसेंटेज डिक्रीज मेरे बच्चे, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, तो यहां फॉर्मूला क्या होगा पता है, वही होगा जो अभी परसेंटेज इंक्रीज में था, वैसे ही परसेंटेज डिक्रीज में होता है, बट जहां फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस होता था, यहां इनिशियल पहले हो जाएगा, फाइनल बाद में, यानी IR माइनस FR, क्योंकि बच्चे इनिशियल ज़्यादा है ना, फाइनल कम है, FR अपॉन रहेगा इनिशियल ही इंटू डिवाइड में इंटू 100। अब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था मेरे बच्चा, तो तूने कहा सर इनिशियल R था, फाइनल कितना है मेरा बेटा, तो तूने कहा सर 1/16 R है। वेरी गुड बेटा, डिवाइडेड बाई बच्चे R इंटू 100। ओके बेटा, तो R बाहर 1 - 1/16 मेरे बच्चे डिवाइडेड बाई R इंटू 100। खैर 16 1 जा 16, 15/16 इंटू 100, ये समझ में आया ना, 16 1 जा 16 माइनस 1 15, 15/, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसे, इतना परसेंट, इसे पॉइंट में कर लो, 36 15, हाँ ठीक है, 93.7% के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बेटा, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ओके बेटा, रब कर दो, समझ में आ गया ना बच्चे। ये तो रेजिस्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करा दो 1 2 4, फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। वैसे फिलहाल तो बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें समझना मेरे बेटे। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन दूसरा था। अगला क्वेश्चन एक और आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर गिवन। अच्छा ओके,
मेरा बच्चा ये सर्किट है सी, ये है, और ये सेल कितने ओम का दिया है, 5 ओम का, 5 वोल्ट का, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ एक अमीटर लगा है, क्या लगा है, अमीटर। ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ये गिवन है 2.4 ओम, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको कर दिया है, और आपसे कह रहा है क्या, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। याद रहे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी अगर कुछ मैं यहीं से फ्रेम कर दे रहा हूं तो आप यहीं पे सीखो, ठीक है। मैंने आपसे पूछा फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर क्या रीड करेगा, एमीटर रीड करने का मतलब अच्छा सिंपल सा फंडा है, तुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन अपने से ही समझ जाओ कि एमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, दैट्स मीन कि यू वुड हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके, तो बहुत सिंपल कहोगे सर इसमें बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी हो गया। चलो भाई, चलो यहाँ एक की भी लगा देते हैं जिससे समझ में आए कि जब की ऑन होगा तो इसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा सोच मेरे बेटा, रेजिस्टेंस बल्ब का गिवन है कितना, 2.4, ठीक है। अमीटर की रीडिंग पता करना है, मतलब आई। सप्लाई की पोटेंशियल गिवन है 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं कह दूं I कितना होगा तो आपने कहा सर V बाई आर, कुछ नया थोड़ी हो जाएगा। V कितना था, 5 डिवाइडेड बाई 2.4, पॉइंट हटा 50। अब 24 से 50 है तो 24 2 जा 48, तो 48.01 समथिंग करके, जीरो करके कुछ आएगा, इतना एम्पियर। शॉर्ट है, आप याद रख रहे हो कैसे भाई, 48 हो गया और 250 होगा, डेसिमल ले भी जाओगे तो 20 ही रहेगा, फिर से डेसिमल कम रहेगा तो जीरो फिर भी आपको ले जाना होगा, तो 2.0 समथिंग करके इतना एम्पियर करंट आए। सिंपल, ये कैलकुलेशन करने का एक थोड़ा सा ट्रिक होता है, सिंपल सा छोटा सा, ठीक है मेरा बच्चा, हो गया। अच्छा एक चीज़ और, नोट कर लो, फटाफट नोट करो तो मैं बताऊँ। बहुत सिंपल है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मेन थोड़ा सा मैंने बताया आपको ना, जो रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और, इसको रफ कर दूँ तो मैं बताऊँ। देखो सपोज करो मेरे बच्चे, एक चीज़ हमेशा रही याद रखना, कुछ लोग, एक बच्चे ने हमसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको एक डिस्कस कर दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सपोज करो ये आई की वैल्यू है, ठीक है, ये वी की वैल्यू है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आई एम्पियर में 0.2 एम्पियर, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 सो ऑन ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब मेरा बच्चा ये मान के चलो, मैं आपसे कहता हूँ 4, ये मैंने आपको दे दिया पोटेंशियल V, जो कि इसमें है वोल्ट में। अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन कईयों तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा बेटे कई तरीके से पूछे जाते हैं। पहला, अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, वर्ड सुनना, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि रेजिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ में, तो सिंपल देखो एक चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंस से तो इसका मतलब है कि सिंपली आपको एक करना क्या होगा, ऐसे मीट कराना होगा।
बहुत ध्यान से सीखना मेरा बच्चा। आपको देखना है कि ये स्लोप अगर सब सेम आ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वही होगा। और वैसे भी पता है मेरा बच्चा ये भी किसको, ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ ग्राफ है, ओम्स लॉ के लिए है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये आपको बेहतर पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू इस सब के लिए कांस्टेंट होगी। आपको पता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, मैंने आपको बताया था वी और आई के बीच में जो स्लोप होता है टेंजेंट वाली वैल्यू को ही रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनके बीच में वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होगा, मतलब वो कांस्टेंट होगा। कौन? आर की वैल्यू इस सब के लिए। देखो कैसे मेरे बच्चे, अगर मैं सिर्फ इस ग्राफ की बात करूँ, सपोज करो ए बी सी डी, सिर्फ ओ ए स्लोप की बात करूँ, सिर्फ इसकी, तो आप बताओ, ऐसे नाम दे दो यहीं पे पी क्यू आर, पी क्यू पी डैश क्यू डैश, ऐसे ही अपने से ले रहा हूँ, कुछ नया लॉजिक नहीं है, अपने से सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सिर्फ अगर ओ ए के बीच की बात करूँ, इस स्लोप की बात करूँ, tan थीटा फॉर या टेंजेंट फॉर या स्लोप ऑफ, ऐसे लिख लो, स्लोप ऑफ ओ ए, ये ज़्यादा सिंपल होता है समझने का। तो tan थीटा क्या यही रेजिस्टेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यही होगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 4 अपॉन बेस 0.2, कितना आ गया? 20 ओम। सी, क्या ये भी वही होता है? आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं, क्या वही होगा या कुछ और होगा? सीखना। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा इसी में स्लोप ऑफ ए बी, सीखना मेरे बच्चे। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना? हाँ बिल्कुल पैरेलल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल इक्वल होगा। ए बी की बात मैं करता हूँ, यानी अगेन tan थीटा फिर से लेता हूँ, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर हुआ लेकिन ये बेस हुआ, तो आप बताओ ये पूरा कितना? 8, ये भाई ये पूरा कितना? 8, तो ये भी कितना होगा? 8। ये कितना है? 4, तो ये भी कितना होगा? 4। तो ये पूरा 8, ये पूरा 4, तो ये कितना होगा? 8 - 4, 4 आएगा। और ये देखो ना कि यहाँ से यहाँ तक 0.2, यहाँ से यहाँ तक 0.4, तो इतना माइनस इतना, ये कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर 0.4 - 0.2, तो फिर पर ये भी अगर ये 0.2 है तो दैट्स मीन ये भी 0.2 ही होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन वही आ रहा है, 4 अपॉन 0.2 हटा 20 ओम आया, फिर से वही आ गया ना रेजिस्टेंस। इससे एक चीज़ कंफर्म होता है, क्लियर होता है कि अब ये भी होगा, ये भी होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया? सिर्फ 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? अगर इस ग्राफ में आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिएगा, ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन अक्सर 10th वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। हो गया? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हम करेंगे क्या बच्चे, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को एक सीरीज और पैरेलल वाला थोड़ा सा सिखा दे। सीरीज कैसे होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे। तो फिर जब इसका मैं बैटरी और उसके साथ कह सकते हो कनेक्शन देके सर्किट को समझाऊंगा, तब न्यूमेरिकल थोड़ा सा और स्टैंडर्ड होगा। तो ये अगले ही लेक्चर में मेरा सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल वाला पोर्शन और उसके साथ ये न्यूमेरिकल कैसे टफ होते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। तो अभी ये छोटे से इलस्ट्रेशन मैंने आपको सिर्फ इसीलिए सिखाए क्योंकि इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। और बाकी मैं आपको आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया था, या मुझे मेल भी कर सकते हो dwivedikapil123@gmail.com पे, आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। तो उस पर जैसे ही आप मुझे मेल कर दोगे तो मैं आपको मेल के थ्रू इस टॉपिक पे जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चंस आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और कोशिश करिए, शेयर करिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने का मौका मुझे मिले तो उसके लिए मैं आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि मैं आपको अपकमिंग वीडियो की नॉलेज भी तो देना चाहता हूँ ना। तो
थैंक यू सो मच।